मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे मौर्योत्तर कालीन भारत। ठीक है, मौर्योत्तर कालीन भारत पार्ट 1। ठीक है, तो मौर्योत्तर कालीन में बहुत कुछ पढ़ना है। ब्राह्मण साम्राज्य, उसके बाद एक चेदी राजवंश पढ़ना है, प्लस जो 4 विदेशी की आक्रमण होता है। ठीक है, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इतनी चीज हमें पढ़ना है मौर्योत्तर कालीन भारत में। अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत करेंगे, उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत करेंगे, बाकी बाद में हम लोग मौर्योत्तर काल का और पार्ट्स देखेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य मैंने बताया था, मगध साम्राज्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य आता है, और लगातार सारे राजवंशों को याद करने का ट्रिक्स भी बनाया था हसीन माशुका। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, यहां तक को कहा जाता है मगध साम्राज्य। ठीक है, बाकी सु से सुंग वंश, ये का कैसे बना, को प्लस आ से बना है। ठीक है, को प्लस आ को ऐड कर देने से का बनता है, वही मासुका लिखते हैं। ठीक है, सुंग वंश, कनु वंश, वो जो आ था उससे आंध्र सातवाहन वंश। तो इन तीनों को कहा जाता है ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, आज ब्राह्मण साम्राज्य में हम पढ़ेंगे सिर्फ शुंग वंश को। ठीक है, पूरी अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश को। क्लियर, शुंग वंश है आज का टॉपिक। अंत तक देखते रहिए, सारे एक एक चीज आपको क्लियर कराता रहूंगा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश का कार्यकाल कहां से कहां तक कहा जाता है, देखिए 184 बीसी से 72 बीसी तक, 184 बीसी से 72 बीसी तक। और किसी किसी बुक में ये मिलेगा, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और किसी किसी बुक में मिलेगा 185 बीसी से 73 बीसी तक। ठीक है, इसका रीजन क्या है, सारे जितने बौद्ध साहित्य है, सारे ग्रंथों में लिखा गया है, जितने भी सोर्सेस है, सब में ये लिखा गया है कि 112 साल का शासन काल रहता है शुंग वंश का, 112 साल का। ठीक है, उसके बाद विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपना अपना दिमाग लगाया है, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट एक बुक से मिलता है। ठीक है, तो उसी बुक को आधार बना के ये माना जाता है। ठीक है, बाकी 112 साल इसके बीच में भी गैप है, इसके बीच में भी गैप है, आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। शुंग वंश का स्थापना कौन कैसे होता है, स्थापना देखिए। ठीक है, स्थापना एक इसमें होगा या इसमें होगा, जिसको आप सही मानेंगे। स्थापना क्या होता है, देखिए मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन रहता है, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य वंश का बहुत बड़ा साम्राज्य रहता है, लेकिन अशोक के मरने के बाद, अशोक के मौत के बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगता है। पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिम जो अभी पाकिस्तान है, ठीक है, पश्चिमोत्तर भाग में यवन मैंने बताया था ना, यवन, हिंद यवन, ये हिंद यवन पैदा कैसे हुआ था, वो जो आया अलेक्जेंडर इंडिया में आक्रमण किया था, तो वो सारे यूनानी जो जाने से मना कर दिया, और जो जीता हुआ राज्य अपने जो एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर को दे दिया, और जो भी आदमी यहाँ बस गए वह हिंद यवन कहलाए। बस इंडिया के मतलब पाकिस्तान खत्म होने के बाद वाला जो एरिया पड़ता है एशियन साइड में, वो वाले एरिया में, और उसका सपना था इंडिया जीतना अलेक्जेंडर का, तो वो बोल के गया सेल्यूकस निकेटर, बेटा तुम जीत जाना, वो भी नहीं, उसको भी हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उसका बेटा आक्रमण किया, उसको भी हरा दिया। हराते हराते लोग कोशिश कर ही रहा है, लेकिन कर नहीं पाया। अभी भी कोशिश करेगा, अभी भी पश्चिमोत्तर शुंग भगाएगा, वो लोग कभी अच्छे से जीत नहीं पाया। तो पश्चिमोत्तर भाग में हिंद यवनों का शासन हो गया। कलिंग जो पूर्वी साइड में था, कलिंग बहुत बड़ा एरिया, कलिंग आजाद हो गया। कलिंग आजाद होके वहां चेदी वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, बहुत अच्छा वंश, चेदी वंश की स्थापना हो गई उस साइड में। और साउथ का भी एरिया जो था ना, कर्नाटक तक था, उत्तरी कर्नाटक तक, वो भी आजाद हो गया। तो अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया पहले से। ठीक है, तो बृहद्रथ राजा था। ठीक है, तो बृहद्रथ
फिर भी बहुत बड़े एरिया का राजा था। उसमें एक प्रांत इसका राज्य था अवंती, ठीक है, इसी के शासन अधीन में था। अवंती का अमात्य मतलब मंत्री या वहां का मतलब राजा, उपराजा या राज्यपाल जो बोलिए, कौन रहता है? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ही वॉज रियली ब्राह्मण रहता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जब पटना में बृहद्रथ अपना सैनिक का निरीक्षण करता था, ये सेनापति ही रहता है एक बार। किस एरिया का सेनापति? ये अवंती एरिया का, एमपी में, जहां अवंती की राजधानी उज्जैन का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा बनने से पहले पुष्यमित्र सिंह क्या रहता है? सेनापति रहता है। किस एरिया का? अवंती एरिया का। उपराज्यपाल भी रहता है और इसका सेनापति रहता है। एक बार मुआयना कर रहा था बृहद्रथ अपने सेनाओं का। जब सेना का मुआयना करता है तो क्या, सेनापति सबसे आगे खड़ा रहता है। उसी तरह पुष्यमित्र सिंह आगे खड़ा था और जैसे मुआयना करता था मार दिया, खट से मर गया बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ खुद विलासी था और जनता के ऊपर ध्यान नहीं देता था, तो जनता और सेना भी चुप रहा कि ठीक हुआ, चलो मरने दो, एक अत्याचारी और गलत राजा से मुक्ति मिला। ये कब हुआ घटना? ये आप इसको मानो या इसको मानो, अपने हिसाब से जो मानना है मानो, लेकिन ये ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसका वध करके 185 बीसी या 184 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की। ये क्यों इसका वध करता है? देखिए, अब इससे पहले आप देखिएगा वैदिक धर्म में क्या हुआ। अशोक देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, लास्ट में जैन धर्म को अपना लेता है। बिंदुसार आजीवक धर्म को अपना लेता है। उसके बाद अशोक बुद्ध धर्म को अपना लेता है। तो क्या होता है कि इन लोगों की प्रबलता बढ़ती जाती है। और वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म जिसे कहते हैं, इन लोगों की प्रभुता थोड़ी बहुत घट रही है। घटती नहीं, उन लोग अपनाता था अलग बात है, लेकिन वैदिक धर्म में ही रहता था सब कोई, ठीक है। वो जीवन के कुछ पल, एक साल के लिए अपना पाप मुक्ति के लिए चला जाता है, क्योंकि उस धर्म में पाप की कोई जगह ही नहीं है, ये मान्यताएं हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना करता है, ठीक है। फिर आता है और बौद्ध धर्म को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करता है और ब्राह्मण धर्म की मतलब वैदिक सत्ता फिर से स्थापित करता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। यहाँ से ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत होती है। क्लियर? अब देखिए राजधानी, इसका राजधानी क्या होता है? बृहद्रथ जब रहता है मौर्य वंश, तो राजधानी पाटलिपुत्र रहता है। कुछ समय तक पाटलिपुत्र राजधानी रहता है शुंग वंश का। लेकिन पुष्यमित्र शुंग क्या करता है? पुष्यमित्र, आपको अगर आपसे बोला जाए कि कहाँ नौकरी लोगे, तो फट से बोलोगे कि मेरे गांव में। तो उसी तरह पाटलिपुत्र ये कहाँ है? अवंती का राजा है, एमपी एरिया का। तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के जस्ट अवंती के बगल में, उसी एरिया में, अवंती रीजन में ही एक बहुत बड़ा मतलब विख्यात शहर था उस समय का, विदिशा, वहां राजधानी ले गया, विदिशा, ठीक है। तो अपने गांव साइड ले गया। तो इसकी राजधानी पहले पाटलिपुत्र कुछ समय के लिए और मैक्सिमम समय के लिए एमपी का विदिशा, अभी विदिशा जिला है, तो ये इसकी राजधानी है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं कि स्रोत, कहाँ से हमें शुंग वंश के बारे में पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, हमें शुंग वंश के बारे में ये सब जो घटनाएं हैं कहाँ से पता चली, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मनु स्मृति से पता चलता है। स्मृति से कैसे पता चलता है? इसका कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुस्मृति की रचना शुंग वंश में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब रचना ही हुआ है शुंग वंश में, तो इसमें इसकी शुंग वंश की जानकारी मिलेगी। दूसरा, कालिदास का मालविका, कालिदास का एक बुक है अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। एक वीडियो में सलाह दूंगा, एक कालिदास के ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूँ। इसके 14-15 जो किताब है, याद रखना बड़ा दिक्कत होता है आदमी को, उसका ट्रिक्स बना दिया हूँ। कालिदास टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, उसको पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा। तो ये कालिदास ने जो किताब लिखा है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो ये देखिए दो, एक मालविका और अग्निमित्र का प्रेम कहानी है, ठीक है। अग्निमित्र, तो ये अग्निमित्र कौन है भाई? ये अग्निमित्र है पुष्यमित्र शुंग का बेटा, अभी दूसरा राजा बनेगा। पुष्यमित्र शुंग मरने के बाद अग्निमित्र ही राजा बनेगा।
और ये किताब अभी नहीं लिखा गया, बहुत दिन गुप्त काल में लिखा जाएगा, लेकिन यही कहानी लिखा जाएगा जो लव स्टोरी उसका प्रचलित था। तो जब उस राजा का लव स्टोरी है तो राजा के शासन व्यवस्था सब कुछ पता चलेगा इस बुक से, इसीलिए मार्मिकाग्निमित्रम में इसकी जानकारी मिलती है शुंग वंश की या ब्राह्मण साम्राज्य का। उसके बाद दिव्यावदान, ठीक है, बहुत सारे बुक दीपवंश महावंश है, इस मैंने बताया था मौर्य काल के दौरान, मगर उस सब से पता नहीं चलता है। सिंगली साहित्य मतलब श्रीलंका के सिर्फ एक ही साहित्य दिव्यावदान से पता चलता है, ठीक है, दिव्यावदान। इस बुक के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। दिव्यावदान अब बौद्ध साहित्य में क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को डाउन करता है, डाउनग्रेड कर रहा है और ब्राह्मण धर्म को उठा रहा है, ठीक है, वैदिक धर्म को, तो ये तो लिखेगा ही बुराई, ठीक है, इसीलिए पुष्यमित्र शुंग की जितनी भी बुराइयां आपको मिलेगी शुंग वंश की इसमें मिलेगी, ठीक है, दिव्यावदान में मिलेगा। देखिएगा, बस एक लॉजिक लगा लीजिए, सारे बुराइयों वाला कभी भी क्वेश्चन आएगा कि किस बुक से मिला है तो दिव्यावदान मार दीजिएगा, रीजन तो आपको पता चल गया। उसके बाद चौथा महाभाष्य किताब में मिलेगा, ठीक है, महाभाष्य इसमें क्यों मिलेगा भाई, इसको लिखा है पतंजलि ने, ठीक है, पतंजलि ने इस बुक को लिखा है, महर्षि पतंजलि ने। ये पतंजलि कौन था, ये गुरु था किसका, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहने वाला राजगुरु था पतंजलि, ठीक है। तो उसने महाभाष्य लिखा है एक किताब। महाभाष्य क्या है, आपने अष्टाध्यायी बुक सुने होंगे, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी बुक जिसे व्याकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है, तो वही पाणिनि वाला अष्टाध्यायी बुक का ही महाभाष्य लिखा है, टीका लिखा है, मतलब उसी को थोड़ा सा वर्णन करके समझाया है जनता को। तो वही पतंजलि जब अपने दरबार में बैठ के लिख रहा है तो उसके साम्राज्य के बारे में सब पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद पुराणों में ब्राह्मण साहित्य में, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य किसे कहते हैं, वो साहित्य जो वैदिक धर्म वाले हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, ठीक है, उसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। जैसे पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, अरण्यक हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, लेकिन ये सब चीज तो बहुत पहले ही बन चुका है, लाखों साल पहले का है महाभारत रामायण, वो सब तो नहीं होगा। बस राजाओं के दरबार में सिर्फ पुराणों की रचना हुई है, हमारे जितने भी वैदिक धर्म का है ना, तो वो पुराण में, तो पुराण में मिलेगा इसमें, ठीक है, स्पेशली वायु पुराण एंड विष्णु पुराण में, ठीक है, और आंध्र सतवाहन वंश आएगा उसका मत्स्य पुराण में, क्लियर। तो इन सब बुकों में आपको मिलेगा, ठीक है, यही सब बुक। और एक देखिए तारानाथ एक था ना तिब्बत का, उसके तांगयूर या कांगयूर बुक है, उससे मिले, तांगयूर या कांगयूर से, ठीक है, ये लिखित रूप से साहित्यिक स्रोत है इसका, ठीक है, शुंग वंश का। अब हम पढ़ेंगे क्या इसका पुरातात्विक स्रोत। सब का कारण होता है, किसी भी चीज का कारण होता है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो, अयोध्या का अभिलेख, दूसरा चीज मिलेगा गरुड़ स्तंभ, विदिशा का, जो राजधानी है विदिशा का गरुड़ स्तंभ, इससे पता चलेगा। और सांची और भरभूत के स्तूप से, ये 3 प्रमाण मिलता है पुरातात्विक स्रोत में। क्यों भाई, देखिए अयोध्या का शिलालेख में क्यों इसका प्रमाण मिलता है, देखिए, क्योंकि अयोध्या इसी के क्षेत्र में आता था उस समय, तो अयोध्या में जो राज्यपाल था, उपराजा था, वो धनदेव, उसी ने लिखवाया है इस अयोध्या का भी। अब उसी के शासनकाल में लिखा है, तो उसी के बारे में जाना पता चल जाएगा। विदिशा का गरुड़ स्तंभ, क्यों भाई, विदिशा गरुड़ स्तंभ किसने बनाया, हेलियोडोरस ने, हेलियोडोरस इसने लिखा है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ क्यों, क्योंकि देखिए ये लोग वैष्णव धर्म को मानने वाला था। अगर पूछा जाए कि ये लोग विष्णु को मानने वाला था, भागवत धर्म बोलिए या वैष्णव धर्म बोलिए, इसको मानता था मेनली, ठीक है। तो भागवत धर्म विष्णु जी का गरुड़ वाहन है, इसीलिए वहां पे गरुड़ स्तंभ बना है। ये हेलियोडोरस कौन है, हिंद यवन, वही सिकंदर के चेले जो उसी के सब लोग। हिंद यवन का जो राजा रहता है उसका राजदूत है ये,
ठीक है। एंटियाली, इसका राजा का नाम रहता है एंटिलियोकिट्स, ठीक है, एंटिलियोकिट्स। हिंद यवन का राजा का एक राजदूत कहाँ आता है, शुंग वंश के 9वां राजा रहता है, 9वां राजा, जिसका नाम रहता है भागवत या भागभद्र। अब ये सब आएगा, सबका जिक्र। तो इसके दरबार में आता है, आते हुए क्या यहाँ वैष्णव धर्म को ये अपना लेता है, ठीक है, अपना धर्म भूल जाता है और वैष्णव धर्म को अपना लेता है। जब अपना लेता है तो वही विदिशा जो राजधानी है वहीं पे गरुड़ स्तंभ लिखता है, ठीक है। इसे विदिशा का गरुड़ स्तंभ कहते हैं, क्लियर। या बेसनगर भी कभी कभी बोला जाता है, विदिशा को बेसनगर भी बोला जाता है, ठीक है। ये 3 स्तूप। और सांची और भरहुत स्तूप में क्यों क्या प्रमाण मिलता है भाई, क्योंकि सांची और भरहुत स्तूप का ये मॉडिफाई करता है कौन, पुष्यमित्र शुंग। मतलब पहले जो होता है ना, जो स्तूपा होता है ना, वहां पर रेलिंग होता है, मतलब हाथ पकड़, जिसको पकड़ के आप लोग जैसे सीढ़ी पकड़ के उठते हो ना आप लोग, सीढ़ी पर किनारे में रेलिंग टाइप का लगा हुआ रहता है, वो पहले लकड़ी का हुआ करता था। हर एक स्तूपा में लकड़ी का होता था, लेकिन इसने मॉडिफाइड करके ये पत्थर का कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने पत्थर का कर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने। यही है विरोधाभास। सारे इतिहासकारों को यही थप्पड़ मारा जाता है कि भाई अगर क्या बोलता है, ये बौद्ध धर्म से इतना नफरत करता तो ये सांची और भरहुत स्तूप बौद्ध धर्म का इसको मॉडिफाई क्यों करवाता। तो सारे जितने इतिहासकार को यहीं पे ये हो जाता है, बंद हो जाता सारे बात, बोलता सब ये किसी से नफरत नहीं करता था, ये प्रमाण यहीं पे आ जाता है। बाकी जो इतिहासकारों ने लिखा है वो सब तो पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए, इसका ये हमने बता दिया कि शोध। अब पूछेंगे शुंग कौन थे, ठीक है, कौन थे पे सवाल आता है, ठीक है। मान्यता, यूनिवर्सल मान्यता है कि ये ब्राह्मण थे, ठीक है। बाकी 1-2 इतिहासकार अपना अपना वक्तव्य दिया है, वो सब भी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिव्य वदान, ठीक है, और दिव्य वदान में इसको कहा जाता है ये मोर ही थे और कुछ नहीं थे, ठीक है, मोर ही थे और कुछ नहीं थे। मोरी के का ही कोई बच्चा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कौन, हर्षचरित एक किताब है वान भट्ट का, ठीक है। ये जो हर्षवर्धन होगा ना उसके शासनकाल में लिखा जाएगा, बहुत दिन बाद। ये तो गुप्तों के बाद ये बुक बनता है, गुप्त काल के बाद, ये गुप्तोत्तर काल का बुक है। वान भट्ट क्या लिखता है, ये अनार्य थे। अनार्य मतलब निम्न, मतलब बेकार आदमी, मतलब छोटा आदमी। ये अनार्य क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इसने अपने स्वामी को मारा, बृहद्रथ को मारा, इसीलिए वो उसको हर्षचरित में से अनार्य कहा गया, क्योंकि अपने मालिक बृहद्रथ को मारा। उसके बाद आप देखिए कालिदास, तारानाथ जो था, कांगूर और तांगूर बुक में तारानाथ, कालिदास अपना मालविकाग्निमित्र में, बाकी ब्राह्मण साहित्य पुराणों में इसे ब्राह्मण कहा गया, जो यही सबसे ज्यादा मान्यता वाला है, ठीक है, यही सही है। और इसके बाद एक लिखता है हरि प्रसाद शास्त्री, ये तो अलग ही लिख देता है। ये बोल शास्त्री लिखता, कोई भी आदमी हंस देगा कि बोलता ये पारसिक था, पर्सिया से आया था, ईरान से आया था, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन थे आप समझ गए। आगे एक चीज और, ये ब्राह्मण भी थे, तो कौन से ब्राह्मण थे, बौम्बिक कुल के ब्राह्मण थे, ये भी याद रखना पड़ेगा। चलिए, कौन थे आपको पता चल गया। अब देखिए यवन लोग अटैक करता है, ठीक है, यवन लोग अटैक करता है। यवन लोग तो हमेशा कोशिश कर रहा है किसी, वो अलेक्जेंडर का सपना पूरा करेगा, कभी पूरा नहीं हो पाता हम लोगों का, ठीक है। अब देख लो, अब यहाँ पे क्या करता है, अटैक में क्या क्या पढ़ते हैं भाई, 2 बार यवनों ने अटैक करता है। हिंद यवन लोग 2 बार अटैक करता है। कब, दोनों बार पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में अटैक करता है। पहली बार कौन करता है, उसका नाम रहता है डेमिट्रियस, ठीक है। इन लोगों का यूनानी नाम होता है, हम लोग उसको हिंदी नाम करते हैं। हम लोग नाम बदलने में बहुत तेज है, ठीक है। किसी का नाम विकास है तो विक्की बोल के बुला देते हैं,
या किसी का नाम विकास है तो विकसवा बुला देते हैं, उन्हें मॉडिफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। डेमेट्रियस, तो इसका नाम दारा, हिंदी में हमारे लिए दारा, उनके लिए डेमेट्रियस। पुष्यमित्र, यहाँ पे कौन लड़ता है? पुष्यमित्र लड़ता है, ठीक है, और इसको भगा देता है। क्लियर? दूसरी बार कौन आता है? मीनांडर। मीनांडर, मीनांडर का क्या हम हमारे नाम इंडिया में क्या बोलते हैं इसे? मीनांडर, ये तो यूनानी नाम है। मिलिंद, ठीक है, मिलिंद, इसको कौन भगा देता है भाई? इसको बहुत दिन बाद आता है, पुष्यमित्र बूढ़ा हो जाता है तब। कौन भगा? वसुमित्र। वसुमित्र भगाता है। वसुमित्र कौन है? पुष्यमित्र का पोता है, ये पोता है, एकदम जवान रहता है, 18-19 साल का, एक सेनापति के रूप धारण करता, भगा देता है उसको। पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र, अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र, लास्ट में सबके मित्र मिलेंगे आपको। मित्र सूर्य को कहा जाता था, सूर्य, सन को। क्लियर? इतना आप याद रखिए 2 बार। और एक चीज और याद रखिए, अभी हम लोगों ने बताया ना अयोध्या का शिलालेख के बारे में बताया ना, धनदेव ने जो लिखा है, उस शिलालेख में ये लिखा गया है कि भाई 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाता है कौन? पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि के द्वारा, ठीक है। पतंजलि इसका गुरु रहता है। पतंजलि को योग दर्शन का पिता कहा जाता है, ठीक है। 6 दर्शन है हिंदू धर्म में, तो योग दर्शन का पिता पतंजलि को कहा जाता है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बाबा रामदेव का योग है और पतंजलि इसका क्या है? कंपनी का नाम, ठीक है। पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। अश्वमेध यज्ञ का क्या प्रमाण होता है? क्या होता था? घोड़ा जहां जहां जाएगा भाई वही वो क्षेत्र उसका, नहीं तो लड़ना पड़ेगा दूसरे राजा को। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। एक बार डेमेट्रियस ने रोकने का कोशिश किया, एक बार मीनांडर ने रोकने का कोशिश किया, इसीलिए लड़ाई हुआ। ये किसका कहना है? अयोध्या के शिलालेख, धनदेव वाला शिलालेख का, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, और पहला अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय किसको जाता है? किस राजा को? दैट इज पुष्यमित्र शुंग को, प्रमाण के आधार पर। इससे पहले भी वैदिक सभ्यता थे, हुए होंगे, मगर प्रमाण नहीं मिले हैं। क्लियर? ये लड़ाई हो गया। अब एक यवनों के साथ लड़ाई हो गया, और पुष्यमित्र शुंग में एक बहुत बड़ी और लड़ाई होगी जो बहुत दिनों तक चलती है, जिसे कहते हैं विदर्भ की लड़ाई, ठीक है। विदर्भ की लड़ाई, विदर्भ जो है इसको मध्यकाल में बरार क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। मध्यकाल में अभी विदर्भ है, उस समय भी था, अभी भी है। बीच में जो बरार था मध्यकाल वाला, वो अभी कोई नहीं बोलता है। तो विदर्भ में क्या होता है? ये इंडिया हो गया। इंडिया का चित्र कैसे होता है? ये मान लीजिए इंडिया, जैसे भी हो मान लीजिए। तो इसका क्षेत्र देखिए कहां से कहां तक रहता है। ये वाला एरिया रहता है पूरा, ये वाला एरिया। इधर हिंद यूनानी रहते हैं, ठीक है, हिंद यूनानी रहते हैं। तो इस वाले एरिया में क्या होता है? मौर्य वंश का अंत कर लेता कलिंग। इधर देखिए ये वाले नहीं होगी, क्योंकि कलिंग निकल गया, पश्चिमोत्तर भी निकल गया, साउथ इंडिया भी जो मौर्य काल में नॉर्थ कर्नाटक तक था वो भी निकल गया था। तो ये अभी क्षेत्र बृहद्रथ को मारने के बाद पुष्यमित्र शुंग को मिला था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया था। उसका जो मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री था ना, सचिव जिसको कहते हैं, उसको कैद कर लिया था, ठीक है। और जिस सचिव को कैद कर लिया था ना, उसका साला विदर्भ का राजा था, ठीक। ये एरिया है विदर्भ, ठीक है, विदर्भ का उप राजा था, ठीक है। जब कैद कर लेता है तो ये किसका नाम है? यज्ञ, इसका नाम यज्ञसेन, ठीक है, यज्ञसेन। ये जब यज्ञसेन इस एरिया का उप राजा रहता है ना, बृहद्रथ के अंदर काम करता है। अवंती इस जगह पे यहाँ का उप राजा रहता है पुष्यमित्र शुंग। तो जब पुष्यमित्र सिंह राजा हो जाता और सचिव को कैद कर लेता इसके जीजाजी को, यज्ञसेन के जीजाजी को, तो बोलता भाई मेरे जीजाजी को छोड़ो, नहीं तो मैं अलग राज्य बना लूंगा, मैं मौर्य साम्राज्य से अलग हो जाऊंगा तुम्हारे शुंग वंश से। तो ये उस जीजा की वजह से अपने को आजाद कर लेता है, ठीक है।
और इस एरिया का नाम ये विदर्भ देता है, ठीक है, विदर्भ। ठीक है, तो इससे बहुत लड़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अग्निमित्र जो है, अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का बेटा है, जब पुष्यमित्र बन जाता है राजा, तो उपराजा उस जगह का कौन बन जाता है, अग्निमित्र बन जाता है, अवंती या उज्जैनी का उपराजा। ठीक है, यहाँ पे अग्निमित्र के का एक दोस्त है माधव सेन। ठीक है, अग्निमित्र का दोस्त है माधव सेन। ठीक है, और माधव सेन और यज्ञ सेन चचेरा भाई है। ठीक है, एक बार माधव सेन जब इसके एरिया में पहुंच जाता है तो इसके अंतरपाल उसको गिरफ्तार कर लेता है। देखिए अंतरपाल कौन होता था, जो बॉर्डर में रहने वाला सिपाही होता था, सिपाही का ये अंतरपाल ये कर लेता है। फिर यज्ञ सेन बोलता है कि मेरे जीजा को छोड़ो, नहीं तो मैं माधव को मार दूंगा और दूंगा भी नहीं। और माधव अग्निमित्र का बहुत घनिष्ठ दोस्त रहता है, तो अग्निमित्र नाराज हो जाता है और इस पे अटैक कर देता है यज्ञ सेन को, यज्ञ सेन के ऊपर। तो अग्निमित्र अटैक करता है, प्लस ये अपने सेनापति वीर सेन को लेता है साथ में। तो अग्निमित्र और वीर सेन मिलकर यज्ञ सेन पे अटैक करता है और यज्ञ सेन को खत्म कर देता है। उसके बाद क्या करता है, वीर सेन को खुशी उसने क्या बोला कि भाई ये वाली जो एरिया है ये मैं मिला लेता हूँ अपना अवंती में, और ये जो वर्धा नदी का जो एरिया है, वर्धा नदी के उस पार वाला जो एरिया मिलेगा वो तेरा हो गया। वर्धा नदी से सीमा बांध लिया, मतलब दो भागों में बांट लिया, एक अग्निमित्र को मिल गया, एक वीर सेन को मिल गया एरिया। ठीक है, ये विदर्भ पे लड़ाई। राजदूत मैंने बता दिया कि एक राजदूत आया था, मौर्य राजा जो भागवत या भागभद्र थे, उसके शासन काल में हेलियोडोरस नाम था, उसने बेसनगर का गरुड़ स्तंभ या विदिशा का गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, जिससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, वो एंटियोकिट्स का, हिंदी यवन राजा एंटियोकिट्स का राजदूत रहता है। ठीक है, राजदूत में एक आता है, ये याद रख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कोई नहीं मानता है इस बात को, मगर दो इतिहासकार इस बात का जिक्र करता है, जायसवाल और स्मिथ। इसको कोई नहीं मानता है इसके अलावा। ठीक है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा इसके अनुसार। ये क्या कहता है कि कलिंग आजाद तो हो गया, तो पहले बताए कलिंग में एक चेदी वंश की स्थापना होती है, पहले ही बता दिया। वहां एक प्रतापी राजा रहता है खारवेल। ठीक है, इन लोग जैन धर्म को मानता है। ठीक है, कलिंग में, कलिंग पे मैंने पहले ही बता दिया था, नंदवंश जब पढ़ाया था कि कलिंग पे पहला आक्रमण, कलिंग विजय किसने किया था, महापद्मनंद ने, नंदवंश का संस्थापक बताया था महापद्मनंद ने। ये जब कलिंग विजय किया था तो यहाँ से जीन सेन की मूर्ति लेके आ गया था, जीन सेन की मूर्ति। ठीक है, एक लोग जैन धर्म को मानता था। अब क्या होता है, खारवेल अटैक करता है मगध पे। पहले ये मगध वाला उस पर अटैक किया था कलिंग पे, अब कलिंग ताकतवर हो जाता है, तब कलिंग अटैक करता है मगध पे। देखिए उल्टा तीर आ गया, काल चक्र घूम के आ गया। अब खारवेल अटैक करता है किसके ऊपर, पुष्यमित्र शुंग, अभी मगध का मतलब उस एरिया का राजा है। मगध का सत्ता तो शुंग को ही मिला है। और जीन सेन की मूर्ति ये अपने वापस ले जाता है और अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्स्थापित करता है। ठीक है, ये तो खारवेल का, ये कहाँ से हमें पता चलता है, हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख किसने खुदवाया, ये अभिलेख खारवेल ने खुदवाया था, हाथी गुम्फा का अभिलेख। नाम क्यों हाथी गुम्फा का अभिलेख, क्योंकि ये जो कलिंग था ना, हाथी के लिए बहुत फेमस था। अशोक ने जो अटैक किया था उसका क्या रीजन था, सबसे बड़ा रीजन था कि कलिंग एक बंदरगाह है। दूसरा रीजन था कि हाथी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तीसरा रीजन है कि उसके व्यापारियों को आने जाने का रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हाथी गुम्फा का अभिलेख इसका नाम है, वो हाथी के लिए बहुत फेमस था। खारवेल की इस अभिलेख में देखिए, इसको कोई विद्वान क्यों नहीं मानता है, क्यों, क्योंकि खारवेल के अभिलेख में लिखा है कि कोई हाथियों को लेके खारवेल एक बार मगध में अटैक करता है और जीन सेन की मूर्ति ले आता है। ठीक है, और वही इतिहासकारों ने, ये दोनों ने बोला कि वो राजा संभवतः पुष्यमित्र शुंग होगा, लेकिन दूसरे राजा ये बोलते हैं कि नहीं, पुष्यमित्र शुंग मरने के बाद खारवेल पैदा हुआ था, इसीलिए कंट्रोवर्सी है। आप क्या बोलता है उसी हिसाब से देख लीजिएगा आपने।
चलिए, सुंग वंश का धर्म मैं बता दिया, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ 2 बार कराता है, 2 बार हिंद यवन रोकता है पतंजलि के द्वारा। पतंजलि योग दर्शन का पिता माना जाता है। और ये सब चीज पता चलता है हमको अयोध्या का अभिलेख से। ठीक है, कौन लिखता है अयोध्या का अभिलेख? धनदेव, इसका उपराजा अयोध्या का धनदेव, अयोध्या का जो उपराजा था। देखिए निर्माण और विनाश क्या क्या करता है, ये निर्माण या विनाश में चलते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि 84,000 स्तूपा बनाता है अशोक। चलिए इसको बाद में बताते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बोल दिया ना, पत्थर वाला रेलिंग शुरू किया है इसी ने बनाने। स्तूपा के ऊपर पहले लकड़ी का होता था। ठीक है, और कहाँ ये करवाया था? सांची और भरूच के स्तूपा। सांची रायसेन जिला एमपी में है, और भरूच जो है वो सतना, एमपी के सतना जिला में है। ठीक है, मैं कहीं पे बिहार बता दिया था, गलती से बता दिया था, ये सतना जिला है भरूच। ठीक है, और इसने क्या किया था भाई? इसने 3 बार अटैक किया था। ये बताया गया है कि पटना में एक जगह था कुक्कट राम विहार। ठीक है, बौद्ध विहार था, बौद्धों के खिलाफ था ये। तो कुक्कट राम विहार पे 3 बार अटैक किया था, लेकिन तीनों बार भविष्यवाणी हुई और गर्जना, अचानक आकाश गरजने लगा, तो कुक्कुटराम विहार पे बर्बाद नहीं कर पाया, ये कहना है। उसके बाद जब कुक्कुटराम विहार कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट मतलब पश्चिम उत्तर तरफ जाने लगा, किधर? उधर अफगानिस्तान तरफ। और रास्ते में उसको 84,000 स्तूपा मिले, जो कहते हैं अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, वो सब सिंगली बुक में सिर्फ लिख दिया अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, लेकिन तो प्रमाण नहीं है कि इसने 84,000 स्तूपा बनाए थे। लेकिन वही है कि जब लिख दिया तो पढ़ना है हमें। ये भी गया 84,000 स्तूपा को बोलता है ये तोड़ दिया, तोड़ने का भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उसके बुक में लिखा हुआ इसीलिए। उसके बाद क्योंकि सारे वही ये हो जाता है ना, ये सांची और भरूच के स्तूपा को बहुत अच्छा मॉडर्नाइज करता है, इस वजह से बहुत विद्वान इसको मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद एक दिव्यावदान में, इसे सब दिव्यावदान में लिखा हुआ, बुराई जितना सब दिव्यावदान में। साकल बोल के, साकल अभी सियालकोट को कहते हैं पाकिस्तान में। सियालकोट में ये घोषणा करता है जो भी एक बुद्ध भिक्षु का सर लाएगा उसको मैं 1,000 दिनार दूंगा। ठीक है, ये भी दिव्यावदान में लिखा हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा। सुंग वंश में मुद्रा। पुष्यमित्र सुंग का पिता का नाम पुष्य धर्म था। मुद्रा देखिए, सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता था। ठीक है, दिनार हम लोग समझते हैं अरबी वर्ड है। ठीक है, लेकिन अरबी वर्ड दिनार नहीं है, दिस इज ए प्योर संस्कृत वर्ड। सोने को कहा जाता है दिनार कहा जाता था, सुवर्ण कहा जाता था, और निष्क कहा जाता है। ठीक है, ये निष्क तो हर जगह आपको सुवर्ण और निष्क का मतलब ये है सोना। अब संस्कृत थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ये भी दिनार भी सोना ही कहलाता था। दिनार तो किसी भी का हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है। निष्क और सुवर्ण मान के चलिए हम हर जगह सोना का ही कॉइन को कहते हैं। चांदी के कॉइन को कहते थे पुराण। ठीक है, पुराण या धारण। ठीक है, ये कहते हैं। और तांबे के कांसारपन ये कहा जाता है। ठीक है, ये 3 चीजें याद रख लीजिए। अब इसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। टोटल 10 उत्तराधिकारी हुए सुंग वंश में, 10 राजा हुए। ठीक है, पहला पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो बना वो कहते हैं 36 साल शासन किया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36 साल शासन किया। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत महान राजाओं में इसका काउंट होता है। टॉप 10 महान राजा पूरे इंडिया का मानेंगे ना, वर्ल्ड का पुष्यमित्र का नाम आएगा। आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। पुष्यमित्र शुंग जो है 36 साल का शासन करता है, लेकिन वायु पुराण इकलौता इस जग किताब है जो ये कहता है नहीं ये 60 साल शासन किया। लेकिन इसको जो इतिहासकार है ये बता रहा है कि भाई ये 60 साल जो शासन किया ये सेनापति से लेके काउंट किया है। इसने सेनापति से लेके काउंट किया, मतलब 36 साल राजा सम्राट रहा और बाकी सेनापति रहा।
प्लस एक चीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उपाधि, कोई भी उपाधि धारण नहीं किया था। पूछेगा कौन ऐसा राजा है जो इतने विजेता होने के बावजूद भी कोई उपाधि धारण नहीं किया था, दैट इज पुष्यमित्र शुंग। ये जब तो राजा भी रहा तो अपने आप को सेनापति कहता था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपने आप को सेनापति कह के सूचित करता था, ठीक है। पुष्यमित्र के बाद इसका बेटा होता है अग्निमित्र, जो एक बार मिनांडर को हराता है, ठीक है, याद रखिएगा। मिलिंद को हराता है, मिलिंद फिर नाग कुषाण वंश, इसके बाद थोड़ा दिन बाद जाएगा ना कुषाण वंश में जाएगा तो नागसेन से बौद्ध धर्म का दीक्षा लेगा। नागसेन किसको कहते हैं? नागसेन हम लोग कहते हैं जिसको यूनान में नागार्जुन कहते हैं, आइंस्टीन ऑफ इंडिया, ठीक है। नागार्जुन को नागसेन कहा जाता है इंडिया में। तो अग्निमित्र, अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र, वसुमित्र के बारे में पता ही है, अग्निमित्र नहीं हराता है हिंदी को, वसुमित्र हराता है, ठीक है। अग्निमित्र क्या करता है? अग्निमित्र और वीरसेन मिलकर विदर्भ का विजय करता है, ठीक है। अग्निमित्र और वसुमित्र के बीच में एक और राजा का वर्णन मिलता है, लेकिन उसको नहीं माना जाता है राजा, वसुश्रेष्ठ को, ठीक है, वसुश्रेष्ठ को इसको नहीं मानते हैं राजा, क्योंकि क्षण भर के लिए बना था। वसुश्रेष्ठ या सुश्रेष्ठ नाम रहता है, ठीक है। तो ये तीसरा वसुमित्र को ही माना जाता है। चौथा राजा रहता है मुरुदेव या मित्रदेव, मुरुदेव या मित्रदेव, ठीक है। मित्रदेव, मित्रदेव वसुमित्र को मारता है, ठीक है, याद रखिएगा। वसुमित्र का हत्यारा कौन है? मित्रदेव है, ठीक है। पांचवा राजा आंध्रक मित्र, आंध्रक मित्र, ये सब कहीं कोई चर्चा, सिर्फ नाम मिलता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। पुलिंदक मित्र, ये सब याद कीजिए, ना करना है कर लीजिए, ना करना है कोई बात नहीं। पुलिंदक मित्र के बाद घोषमित्र, घोषमित्र, उसके बाद वजामीन मित्र, उसके बाद नौवां जो होता है ना भागवत मित्र, ठीक है, भागवत मित्र या भागभद्र मित्र, जिसके भागभद्र ये नौवां रहता है। इसी के समय हेलियोडोरस आता है, ठीक है। और 10वां है देवभूति, ठीक है, ये आखिरी राजा होता है, 10वां राजा। इसको कौन मार देता है? इसको मारता है कौन? वासुदेव। देखिए दोनों के पीछे देव है, कौन किसको मारता है देखने के लिए। देवभूति है पहला राजा, इसके पीछे है देव, ये बाद का राजा। वासुदेव मार के फिर एक ब्राह्मण वंश का सेकंड पार्ट कण्व वंश की स्थापना करता है, ठीक है। कण्व वंश की संस्थापक कौन? वसुदेव। कब हुआ स्थापना? 73 या 72, ठीक है। तो वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। दूसरा ये भी ब्राह्मण है, इसके बाद हम लोग कण्व वंश को पढ़ेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।